हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस एंड टेक के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। हमारा एक चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था फ्यूल या ईंधन। इसके अंदर हमने ठोस ईंधन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और द्रव ईंधन को भी पढ़ लिया था। इसके अलावा जो बचा हुआ है वो है गैसीय ईंधन। तो आज हम गैसीय ईंधन को कवर कर लेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम गैसियस फ्यूल्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें मेनली आज मैं जो बताने वाला हूं आपको, इसमें रॉकेट फ्यूल्स के बारे में देखेंगे हम। रॉकेट फ्यूल के साथ साथ हम CNG, LNG इनके बारे में भी बात करेंगे। काफी चर्चाओं में रहते हैं ये। तो और भी सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पर इन चीजों के बारे में नाम आते रहते हैं, तो उस तरीके से क्लैरिटी हम लेंगे। तो शुरू करेंगे हमारा सेशन। इसके अलावा कोई डाउट्स आएंगे इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने लास्ट सेशन में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फ्यूल डज हैव हाईएस्ट स्पेसिफिक एनर्जी। यहाँ पूछा गया है किस ईंधन में उच्चतम विशिष्ट ऊर्जा होती है। स्पेसिफिक एनर्जी का मतलब है कि जब वो फ्यूल जले, मतलब जब उसका दहन हो, जब उसका कंबशन हो, और कंबशन होने के बाद वो आपको क्या दे, एनर्जी प्रोवाइड करे, ऊर्जा दे। तो ऐसा कौन सा फ्यूल है जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक एनर्जी दे रहा है, मतलब उसका एक बूंद भी अगर जल रहा है तो हमें ज्यादा ऊर्जा जो है निकाल कर दे रहा है। क्या वो डीजल है, क्या कोल है, केरोसिन है, या नाइट्रोमीथेन है। अगर हम बात करें कोयले की, कोयला है एक सॉलिड फ्यूल, मतलब एक ठोस ईंधन है। ठोस ईंधन का हमने देखा था कि भाई ठोस से तो ज्यादा कारगर क्या होता है, आपका जो तरल पदार्थ होते हैं वो होते हैं। तो भाई कोयला तो नहीं हो सकता। मिट्टी तेल की बात करें, नाइट्रोमीथेन की बात करें, डीजल की बात करें, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जो प्रभाजी आसवन में देखा था हमने, तो अलग अलग तापमान पे अलग चीज निकलती है। कहीं मिट्टी का तेल निकलता है, कहीं डीजल निकलता है, या नाइट्रोमीथेन मिलता है। तो जो सबसे ज्यादा आपकी विशिष्ट ऊर्जा होती है वो डीजल की होती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पूछा गया इन विच प्रोसेस डज द लो बॉइलिंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आर यूज्ड। पेट्रोलियम के निम्न क्वथनांक अंशों का उपयोग किन प्रक्रियाओं में किया जाता है। मतलब लो बॉइलिंग फ्रैक्शन मतलब आपने लिया एक डिस्टिलेशन कॉलम और इसमें आप क्या कर रहे हैं, प्रभाजी आसवन कर रहे हैं, मतलब आप यहां पे कर रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या होगा, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो इसके अंदर भरेंगे क्रूड ऑयल को डाला जाएगा, जो कच्चा तेल होता है। तो ये जो आपका क्रूड है ये अलग अलग तापमान पर आपको अलग अलग चीजें निकाल कर देता है। तो आपका जो निम्न क्वथनांक है, मतलब लो बॉइलिंग जो फ्रैक्शंस हैं पेट्रोलियम के, वो कहाँ यूज किए जाते हैं, तो वो पेट्रोल होता है और उसको पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन तो काफी तापमान पे निकलता है। ऑयल फायर्ड फर्नेस या केरोसिन इंजन की भी बात करें, पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो निम्न क्वथनांक अंशों का उपयोग करते हैं। अब देखिए, हम शुरू करते हैं हमारा सेशन, जिसमें हमने कुछ चीजें तो पहले भी डिस्कस की हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि ईंधन क्या पदार्थ होते हैं जो वायु के संपर्क में आने के बाद, दहन होने के बाद हमें क्या देते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ऊष्मा भी एक तरह की ऊर्जा है और इस प्रकार के पदार्थ में एक अथवा एक से अधिक दहनशील तत्वों, कंबस्टिबल एलिमेंट्स की उपस्थिति होती है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर आदि। और कंबशन क्या है, किसी ईंधन या ऑक्सीजन के मध्य उच्च ताप पर संपन्न वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ईंधन के जलने पर हमें क्या मिले, हीट मिले, ऊष्मा मिले, और दहन कहलाती है। और दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इसके अलावा कुछ दहनशील होते हैं, कुछ गैर दहनशील होते हैं, कंबस्टिबल होते हैं, नॉन कंबस्टिबल, लेकिन फ्यूल तो दहनशील होंगे। इसके अलावा दहन होने में भी 3 प्रकार थे हमने, रैपिड कंबशन, स्लो कंबशन और ऑटो कंबशन। मतलब तीव्र दहन, मंद दहन और स्वतः दहन। तो जैसे माचिस की तिल्ली का जलना, हमारी श्वसन प्रक्रिया, और फास्फोरस का वायु में आकर जलना, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा हमने ईंधन का वर्गीकरण भी देखा। ईंधन को हमने 2 तरीके से बांटा था, एक इनकी भौतिक अवस्थाओं के अनुसार, और एक प्रकार था आपका जिसमें हमने क्या बात करी थी, इनकी उत्पत्ति की बात की थी कि भाई कैसे इनका ओरिजिन हुआ है। तो इस बेसिस पर अगर हम भौतिक अवस्थाओं की बात करें तो हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से,
तो इसमें हो सकता है सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस। ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और आपका गैसीय ईंधन। और उत्पत्ति के अनुसार भी हम दो चीजों में बांट सकते हैं, एक हो सकता है प्राकृतिक, एक हो सकता है आपका विनिर्मित। मतलब एक हो सकता है नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड। तो देखिए ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो किस चीज की हो रही है, वो ये हो रही है कि भाई हम ये पढ़ चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, अब हमें ये पढ़ना है। तो इसमें हम गैसियस में प्राकृतिक भी देखेंगे और गैसियस में विनिर्मित मतलब मैन्युफैक्चर्ड को भी देखेंगे और इस पर भी आसानी से कमांड करेंगे जैसे हमने सारी चीज़ों को पढ़ा है। तो इसमें हम CNG के बारे में, LNG के बारे में सब चीज़ें बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। तो भाई सॉलिड फ्यूल हमारा हो चुका है जिसमें लकड़ी, कोयला, ऑयल शेल, ब्रिकेट्स, कोयले की राख, खोई, बगासेस, पराली, कास्ट कोयला, उपले, ये सारी चीज़ें पड़ी थी। द्रव ईंधन में प्राकृतिक तौर पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के आसवन से प्राप्त पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि, कोल तार, ल्यूब्रिकेंट्स, ऑयल, बायोडीजल, ये सारे। इसके अलावा गैसीय ईंधन में अगर हम बात करें तो आज हमें यही देखना है। तो गैसीय ईंधन में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि भाई प्राकृतिक ईंधन, नेचुरल गैस जो हमें प्रकृति से मिलती है, CNG, LNG, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, जल गैस, द्रवीकृत बायोडी गैस, ये सारी चीज़ें भी हमको देखनी है। तो आपका एक बायोडीजल भी मैं आपको पढ़ा दूंगा और बायोगैस भी आज के लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ हमें प्रकृति से मिलती है उसको भी बात कर लेते हैं। प्रकृति से निकलने वाली होती है नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस जो होती है, प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक गैस को हम क्या करते हैं, हम कई रिफाइनरीज में इनको बदलते हैं LNG में, लिक्विड नेचुरल गैस, या आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस। इन सारी चीज़ों के फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। तो यही चीज़ आज हम पूरे तरह से समझने वाले हैं। तो अगर आपसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी ईंधन आदर्श कब कहलाता है, जब पैसा कम खर्च करना पड़े, ज़्यादा ऊष्मा दे, साथ साथ उससे कोई प्रदूषण ना हो, सस्ता और सुलभ हो, दहन सदैव नियंत्रित होना चाहिए मतलब कंट्रोल्ड हो, परिवहन और भंडारण सुगम होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, जलने से अपशिष्ट पदार्थ या हानिकारक का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए और उसमें मान कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो देखते हैं कि क्या भाई ऐसा होता है गैसीय ईंधन में और उनकी विशेषताएं। तो अगर गैसीय ईंधन की बात करें तो सबसे पहले ये किस अवस्था में होंगे, स्टेट क्या होगी। तो आप लोग बोलेंगे कि सर गैसी तो होगी तभी तो गैसीय ईंधन, तो बिल्कुल। तो ईंधन जो सामान्य तापमान पर कैसे हों, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और गैसीय ईंधन कहलाते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने के अतिरिक्त गैसीय ईंधन ठोस और द्रव ईंधन से भी प्राप्त किए जाते हैं। मतलब आपको डायरेक्टली मिल जाएगा किससे, प्रकृति से, नेचर से। लेकिन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉलिड और लिक्विड, कई बार उनसे भी मैन्युफैक्चर करके क्या निकाल दी जाती है, गैस निकाल दी जाती है। जैसे सॉलिड में आपको क्या मिला, कोल मिला, कोयला मिला। अब भाई कोयले का इस्तेमाल किया आपने और इस कोयले से आपने गैस निकाल ली जिसको आपने बोल दिया कोल गैस। तो ये क्या है, ये एक तरीके की गैस तो है लेकिन किससे आपने प्राप्त की है, तो ये आपने ठोस अवस्था जो ईंधन है उनसे प्राप्त कर ली। ऐसी कई द्रव ईंधनों से भी कई तरह की गैस ली जाती है और उनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अधिकांश गैसीय ईंधन हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि से अथवा इनके मिश्रण से निर्मित होते हैं। मतलब कोई भी अगर हम गैसीय ईंधन की बात करें, कोई भी गैसियस फ्यूल की बात करें तो वो किससे बना होगा, हाइड्रोकार्बन का मतलब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे आपने सुना होगा CH4, तो ये होता है मीथेन, या आपका C2H6 या C3H8, C4H10, ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं। ब्यूटेन की बात कर लें, प्रोपेन की बात कर लें, इथेन की बात कर लें, ये सारे इसी तरह के होते हैं। जैसे इसको इथेन कहा जाता है, इसको प्रोपेन कहा जाता है। तो ये हाइड्रोकार्बन है। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, इसके अलावा हाइड्रोजन आदि अथवा इनके मिश्रण, इनको कंबाइन तौर पर अगर हम बात कर लें तो वो क्या होगा, कोई ना कोई गैसियस फ्यूल होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे पहले जो हमें प्रकृति से मिलता है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अगर देखा जाए बहुत सारी जगह पे मिलता है। इंडिया में अगर इसका रिजर्व की बात करें नेचुरल गैस की, तो इंडिया के अंतर्गत एक जगह है जिसको कहा जाता है KG बेसिन।
केजी बेसिन कृष्णा गोदावरी का जो तट है बंगाल की खाड़ी के पास, यहाँ पर रिजर्व्स हैं इनके, मतलब यहाँ पे इनके भंडार हैं जहाँ से भारत में बहुत सारी नेचुरल गैस इस जगह से भी मिलती है, केजी बेसिन से। इस पर जो है रिलायंस ने इस चीज को लेके रखा हुआ है। तो नेचुरल गैस क्या है? एक ऐसी गैस है जो हमें प्रकृति से मिल रही है, इसका प्रदूषण स्तर भी बहुत कम है, तो बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी में प्रोसेसिंग करके को सीएनजी, एलएनजी के तौर पर परिवर्तित कर दिया जाता है। तो प्राकृतिक गैस प्रकृति में मुख्यतः पेट्रोलियम भंडारों तथा कोयले की खदानों में पाई जाती है। तो ये कहाँ पे मिल रही है? जहां पर आपका पेट्रोलियम भंडार है उन्हीं के आसपास मिल जाती है, कोयले की खदानों में पाई जाती है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस में क्या होता है? मीथेन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया CH4, इथेन होता है C2H6, प्रोपेन होता है C3H8, आपका ब्यूटेन होता है C4H10 और आपका पेंटेन भी होता है। मतलब यहाँ पर इस तरीके से देखिए, एक कार्बन के अंतर्गत अगर 4 हाइड्रोजन ऐसे लग जाएं तो ये हो जाता है आपका मीथेन। अगर यही परिवर्तन हो जाए, 2 कार्बन हो जाए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि C2H6 ये हो गया आपका एथेन। यहीं पर 3 कार्बन हो जाए तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन लग जाते हैं, तो ये हो जाता है प्रोपेन। इसके अलावा पेंटेन में 5 कार्बन है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन कितने आ जाते हैं, तो भाई हाइड्रोजन आ जाते हैं आपके 12। तो C5H12 आ जाए तो उसको पेंटेन कह दिया जाता है। तथा कभी कभी 5 से अधिक कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन्स भी पाए जाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स इसी तरह से देखने में नजर आते हैं। तो ये नेचुरल गैसेस के अंतर्गत एक बेसिक सी चीज होती है। इसके अलावा परंतु इसका सर्व प्रमुख संगठन मीथेन है, मतलब आपको नेचुरल गैस में मीथेन तो मिलेगा ही। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस में कभी कभी हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S भी की भी उपस्थिति होती है। और प्राकृतिक गैस जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड अधिक मात्रा में होता है उसको आप क्या कहते हैं? द्रवित प्राकृतिक गैस कहते हैं। मतलब आपका द्रवित मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा ज्यादा है, रशिया वगैरह में होता है, इसको LNG कह दिया जाता है। और उसे खट्टी गैस, सौर गैस कहा जाता है। जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड की कम मात्रा वाली गैस को मृदु गैस, स्वीट गैस भी कहा जाता है। तो जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है वो सार गैस मतलब खट्टी गैस, और जिसमें कम है वो मीठी गैस या फिर स्वीट गैस के नाम से भी जानी जाती है। तो हाइड्रोकार्बन्स का आपको थोड़ा थोड़ा मतलब समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस के बारे में, तो उच्च ऊष्मीयमान तथा नग्न प्रदूषण, इनसे क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, प्रदूषण स्तर बहुत ही कम है। कारण प्राकृतिक गैस एक उत्तम घरेलू ईंधन है, इसलिए इसको आप घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। पाइपलाइनों के माध्यम से लंबी दूरी तक इसका परिवहन किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस सामान्यतः निम्नलिखित 2 रूपों में प्रयोग की जाती है, एक CNG, एक LNG। एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एक द्रवित प्राकृतिक गैस मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो इनके बारे में भी हम जो है देखेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें किसके बारे में, इसकी बात करें हम, अगर हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस की मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की, जिसको CNG कहा जाता है। आपने देखा होगा गाड़ियों में जो है, कई ऐसे क्षेत्रों में गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है इसको, क्योंकि ये क्या है? प्रकृति से निकली हुई है, उसको संपीड़ित अवस्था में रखा जाता है और बहुत अच्छा एक फ्यूल है जो प्रदूषण भी कम करता है। तो ये सामान्यतः वायु दाब पर प्राकृतिक गैस जितना आयतन घेरती है, उस आयतन के लगभग 1% तक संपीड़ित करके CNG का निर्माण किया जाता है। मतलब प्राकृतिक गैस को ही कंप्रेस कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? CNG बना रहे हैं। CNG सामान्य प्राकृतिक गैस की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल होती है, मतलब ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और इसे कारों तथा ट्रेन के इंजनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में तो अभी ट्रेनों में नहीं इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, लेकिन बाहर यूरोप वगैरह के देशों में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये CNG है। इसके अलावा अगर आप लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करें तो इनको शिप्स के माध्यम से लेकर जाया जाता है और ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। H2S जैसे मैंने बताया, रशिया LNG का बहुत बड़ा सप्लायर है। तो प्राकृतिक गैस को 160 डिग्री तापमान तक ठंडा करने से ये अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसको LNG कहा जाता है। मतलब -160 डिग्री की बात कर रहे हैं हम, नीचे की ओर तापमान ले जा रहे हैं। और सामान्यतः प्राकृतिक गैस की आयतन की तुलना में 6 से गुना कम आयतन घेरती है, तो ये एरिया भी कम घेरती है और आपको एनर्जी भी ज्यादा देती है। तो ये ठंडे देशों में इसका काफी यूज किया जाता है। पाइपलाइन परिवहन की सुविधा उपलब्ध न होने पर विशिष्ट टैंकों में प्राकृतिक गैस का द्रवीकृत रूप से परिवहन सरल किया जाता है, तो ये शिप्स के माध्यम से ले जाया जाता है।
इसके बाद अगर हम बात करें विनिर्मित, ये सब तो प्राकृतिक हो गए। अब विनिर्मित क्या है? जो मैन्युफैक्चर्ड है। तो इसमें कई तरह की गैस होती हैं, जैसे कोल गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, इन सारी चीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए कोल गैस कब मिलेगी आपको? कोयले को जो है जलाने से जो गैस निकलती है। तो कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड का गैसीय मिश्रण है, जिसमें कुछ अन्य यौगिकों की भी उपस्थिति होती है। इसका औसत संगठन निम्नवत में हाइड्रोजन लगभग 47%, मीथेन जो है 32%, कार्बन मोनोऑक्साइड 7%, एसिटिलीन जो है आपका 2%, एथिलीन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें तो 3-4%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 1% और अन्य चीजें 4% होती हैं। कोल गैस का निर्माण लगभग 1300 डिग्री तापमान पर कोयले का भंजक आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने का, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको जलाया जाता है और फिर जो गैस निकलती है उसको जो है आप क्या कहते हैं? कोल गैस कहते हैं। उस प्रक्रिया में कोक तथा कोल तार उत्पाद जो है बाय प्रोडक्ट्स के रूप में आते हैं। इसके अलावा कोल गैस का ऊष्मीय मान लगभग 4900 किलो कैलोरी, मतलब इतना ऊर्जा आपको ये प्रदान कर देता है अगर कोल गैस का, अगर आपके पास मतलब ये किसी भी अवस्था में आपको कोल गैस मिल रही है तो इसको जब जलाएंगे आप, मतलब इस गैस को ईंधन के तौर पर प्रयोग करेंगे तो इतनी कैलोरी ऊर्जा देगी। इसका उपयोग प्रकाश के लिए, ईंधन के रूप में तथा धातुकर्मी मतलब मेटलर्जिकल प्रोसेस में ये जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जल गैस की बात करें, जल गैस क्या है? वाटर गैस है। तो जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस युक्त एक दहनशील गैसीय ईंधन है और लगभग 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलते हुए कोयले के ऊपर से वाष्प प्रवाहित करके, मतलब इस पे से स्टीम प्रोवाइड की जाती है और उससे जो गैस बनती है उसको आप जल गैस या वाटर गैस कहते हैं। जल गैस का औसत संगठन हाइड्रोजन लगभग 51%, कार्बन मोनोऑक्साइड 41%, नाइट्रोजन 4% और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। जल गैस का ऊष्मीय मान लगभग 2800 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूबिक जो है होता है। तो इससे जो है आप इस्तेमाल करते हैं। जल गैस का उपयोग ईंधन सेलों में फ्यूल सेल से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने में, प्रोड्यूसर गैस के साथ अभिक्रिया करके ईंधन गैस, फ्यूल गैस का निर्माण करने में और अमोनिया का सिंथेसाइज करने में शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है। तो इन सारी जगहों पर वाटर गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रोड्यूसर गैस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी ज्वलनशील गैसों तथा नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड अज्वलनशील गैसों का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस का निर्माण एक विशिष्ट रिएक्टर में होता है और इसे उच्च ताप पर कोयले के दहन के दौरान वायु एवं वाष्प का मिश्रण, मतलब इसमें आपका स्टीम भी डाली जाती है, एयर भी डाली जाती है, प्रवाहित करने पे होता है और इसका ऊष्मीय मान 1300 कैलोरी प्रति मीटर क्यूबिक होता है। इसके अलावा प्रोड्यूसर गैस जो होती है सस्ती और पर्यावरण अनुकूल होती है और इसकी निर्माण प्रक्रिया भी सरल है। इसको बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज में, कांच इंडस्ट्री मतलब ग्लास इंडस्ट्रीज में, खुली भट्टियों में, ओपन अर्थ फर्नेस में। इसके अलावा कोल एवं कोल गैस के निर्माण करने वाले रिटॉर्ट अर्थात शुष्क आसवन वाले विशिष्ट उपकरण जो रिएक्टर्स होते हैं उनमें किया जाता है। मेटलर्जिकल प्रोसेस मतलब धातुकर्मी प्रक्रियाओं में, उपचायक अभिकर्मक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी इनको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें जो है मरकरटैन का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण गंध आती है। एक्चुअल में एलपीजी में कोई भी गंध नहीं होती है। प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग के दौरान तथा पेट्रोलियम की प्रक्रिया से प्राप्त अप्रसंस्कृत गैस मतलब अनप्रोसेस गैस को द्रव रूप में परिवर्तित करके द्रवित पेट्रोलियम गैस का निर्माण किया जाता है, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। ये एक जीवाश्मीय ईंधन है जो प्रकृति में हाइड्रोकार्बन, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के साथ संयुक्त रूप में पाया जाता है। एलपीजी का उपयोग खाना बनाने में, पानी गर्म करने में तथा ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। वाहनों के ईंधन के रूप में भी किया जाता है एलपीजी का इस्तेमाल, और विद्युत उत्पादन मतलब बिजली उत्पादन के लिए जनरेटर्स में, गैस टरबाइन में भी किया जाता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि घरों में प्रयोग किए जाने वाली एलपीजी सिलेंडर्स में गैस रिसाव का पता लगे कि भाई गैस लीक भी हो रही है, क्योंकि इसमें तो कोई स्मेल ही नहीं, ऑर्डरलेस है, तो एलपीजी में एथाइल मर्केटैन जो होता है नामक दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है, और जैसे ही ये गैस लीक होती है तो आपको समझ में आने लगता है कि भाई गैस लीक हो रही है। इसके बाद रॉकेट फ्यूल्स की बात करें, अब भाई रॉकेट के ईंधनों में भी तो कुछ इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको रॉकेट फ्यूल्स कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो रॉकेटों में दो प्रकार के ईंधन प्रयोग किए जाते हैं, एक ठोस ईंधन सॉलिड और एक द्रव्य ईंधन। अब तो क्रायोजेनिक भी आ गए हैं। नियंत्रण, कंट्रोल और एफिशिएंसी की कमी के कारण ठोस ईंधन की अपेक्षा द्रव ईंधनों का प्रयोग यहाँ पर अधिक किया जाता है। और द्रव ईंधनों के दो मुख्य भाग होते हैं, एक फ्यूल होता है, ऑक्सीडाइजर होता है, क्योंकि भाई स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर जो आपका समताप मंडल होता है उससे ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसमें ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेटों में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, और ऑक्सीकारक द्रव ईंधन को अधिक गहनता इंटेंसिटी से
जलने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है, तो इसमें ऑक्सीडाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो आपके एविएशन में मतलब विमानन की बात करें, ईंधन में एथाइल ग्लाइकोल का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है। जो विमानन ईंधन होता है, एविएशन फ्यूल, पेट्रोलियम आधारित एक विशेष ईंधन है जो वायुयानों में प्रयोग किया जाता है और उड़ान भरने के पश्चात ऊपरी वायुमंडल में आपका तापमान कम होने के कारण तापमान में कमी आती है और सामान्य स्थिति ईंधन में घुले हुए जल के अलग होकर जमने की संभावना होती है। तो इसमें हम क्या मिला देते हैं, ग्लाइकॉल को मिला देते हैं। इसलिए ईंधन को जमने से रोकने के लिए प्रतिरोधक फ्यूल सिस्टम आइसिंग इनहिबिटर, जिसको FSSI कहा जाता है, के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है और ये जल के हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट को 43 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में मदद करता है। मतलब शून्य पे जैसे जल जम जाता है, -43 तक भी नहीं जमेगा। इस तरह की इसके अंतर्गत चीजें होती हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल दी है जिसमें आपको सारी गैसेस का फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। जैसे हमने वाटर गैस पढ़ी तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। प्रोड्यूसर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन है। कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। नेचुरल गैस में मीथेन और इथेन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में आपका ब्यूटेन। CNG में मीथेन। इसके अलावा बायोगैस या गोबर गैस, इसको भी मैं बताऊंगा बायोगैस बायोडीजल क्या होता है। तो मीथेन भी है, CO2 भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है। ये ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह से मिलता है गोबर गैस। तो अब हम कुछ हरित जो फ्यूल हैं या ईंधन है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो इसी में आता है बायोगैस। बायोगैस घरों में, गाँव में, कई जगहों पे बनाई जाती है। हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे बहुत बायोगैस का इस्तेमाल होता है। तो कार्बनिक जैविक पदार्थों जैसे गोबर, खाद, कृषि और वनस्पति अपशिष्ट, हरा कचरा आदि के अव्ययी अपघटन, जिनको एनएरोबिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन से उत्पन्न जो गैस होती है उसको हम बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं। तो ये भी बहुत इस्तेमाल होती है। और बायोगैस एक उत्तम घरेलू ईंधन है, लेकिन इसका पूरा सेटअप बनाना पड़ता है तब जाकर ये काम करती है, जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये लकड़ी का एक तरीके से निर्भरता को कम करती है। एक ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि सॉलिड में हम लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। बायोडीजल की भी बात कर लेते हैं। बायोडीजल एक वैसे तो लिक्विड है, लेकिन ये बायोडीजल पेट्रोलियम से प्राप्त ईंधन डीजल का एक विकल्प है, एक ऑल्टरनेटिव है, जो वनस्पति तेल अथवा वसा के ट्रांस एस्टरीकरण के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसकी सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि परंपरागत डीजल की इंजनों में कोई परिवर्तन किए बिना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपके पास डीजल गाड़ी है, उसमें आप सीधे बायोडीजल इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अलग इंजन नहीं चाहिए। डीजल में मिश्रित करके उपयोग भी किया जा सकता है। तो ये खास चीज होती है जिसको बायोडीजल कहा जाता है। इसमें लगभग 50% नाइट्रोजन बायोडीजल के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में, इसमें जेट्रोफा, रतनजोत, इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मस्टर्ड ऑयल, जोजोबा, फ्लैक्स, ये सारी चीजें बायोडीजल, क्योंकि भाई ये बायो क्या है, मतलब जो जैविक चीजें हैं, अपशिष्ट हैं, उन्हीं से मिलाकर बनाया जाता है। तो ये चीज है। आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ गैसियस फ्यूल? निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय ईंधन का प्रकार नहीं है? तो इतना तो आप बता ही देंगे। नेचुरल गैस, प्रोपेन, हाइड्रोजन या डीजल। प्राकृतिक गैस, प्रोपेन, हाइड्रोजन या डीजल में से कौन सा आपका गैसीय ईंधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग गैसियस फ्यूल? निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय ईंधन के उपयोग का लाभ नहीं है? ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें, बाकी सारे लाभ होंगे लेकिन एक नहीं होगा। गैसियस फ्यूल्स बर्न मोर क्लीनली देन लिक्विड फ्यूल्स प्रोड्यूसिंग फ्यूअर एमिशन। गैसीय ईंधन तरल ईंधन की तुलना में अधिक सफाई के साथ जलते हैं, जिससे कम उत्सर्जन होता है। गैसियस फ्यूल्स आर जनरली मोर एक्सपेंसिव देन लिक्विड फ्यूल्स। गैसीय ईंधन आमतौर पर तरल ईंधन की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। गैसियस फ्यूल्स आर इजियर टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट देन लिक्विड फ्यूल्स। तरल ईंधन की तुलना में गैसीय ईंधन का भंडारण और परिवहन आसान है। गैसियस फ्यूल्स हैव अ हायर एनर्जी डेंसिटी देन लिक्विड फ्यूल्स। गैसीय ईंधन में तरल ईंधन की तुलना में अधिक ऊर्जा घनत्व होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से करेंगे और मुझे बताएंगे कि इनके आंसर्स क्या हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट्स आता है तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। और भी कोई तरह के डाउट्स आएंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।